हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप एवरीवन इज फिट एंड फाइन। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम देखेंगे बेसिक्स अबाउट एग्रीकल्चर। जो पीडीएफ आप देख पा रहे हैं ये है क्लास 8th की एनसीईआरटी, जिसका चैप्टर नंबर 4 है वो एग्रीकल्चर पे। कुछ स्टूडेंट ये सोचेंगे कि हरियाणा एडीओ में एग्रीकल्चर का जो एनसीईआरटी का पोर्शन है क्या वो यूजफुल है। आंसर इज यस, क्योंकि एनसीईआरटी से बेसिक कुछ भी नहीं होता। जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो यहीं से तैयार होती हैं। जैसे 11th और 12th राजस्थान में एग्रीकल्चर का जो अलग से सब्जेक्ट होता है, उसकी जो बुक्स हैं वो राजस्थान के स्टूडेंट को हमेशा पढ़नी चाहिए, मैं यही मानता हूँ। और जो अब की बार हरियाणा एडीओ का एग्जाम है वो टिल्ट रहेगा स्टेट पीसीएस की तरफ। जैसे जो क्वेश्चंस और आंसर आएंगे वो सिंगल लाइनर ना आके फैक्चुअल बेसिस पे नो डाउट होंगे, लेकिन वहाँ पे जो ओनली वन फॉलो, ओनली सेकंड, बोथ फॉलो और नन ऑफ द अबव, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो उनको सोल्व करने के लिए आपके जो बेसिक्स हैं और कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर उनको क्लियर किए बिना आप कितने भी फैक्ट पढ़ो, अगर वो 15 से 20 क्वेश्चन आपने गलत किए तो आप सिलेक्शन से बाहर हो सकते हो। तो ट्राई कीजिए, कॉन्सेप्ट आप अच्छे से पढ़ो, अभी टाइम है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। जिस स्टूडेंट को थोड़ी वो दिक्कत है तो कॉन्सेप्ट कर सकता है बेसिक चीज़ें पढ़ के। और नेमराज सुंडा, आर के शर्मा, ये वाली जो बुक्स हैं ये रिवीजन के तौर पे हमेशा इनको यूज कीजिए। डायरेक्ट इनसे कॉन्सेप्ट क्लियर आप नहीं कर सकते। क्लियर भी करोगे तो लॉन्ग टाइम तक वो आपके दिमाग में नहीं रहेंगी। उनके लिए आपको पिक्चराइज फॉर्म में या फिर समझना पड़ेगा उन चीज़ों को। खुद की रीडिंग करोगे, सो आई एम ट्राइंग की एनसीईआरटी से बेसिक कुछ नहीं है। और यहाँ से अगर हम करेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन किस हिसाब से बनेंगे वो मैं आपको क्यू मार्क करता चलूँगा कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट। और दो वीडियो हमने आपको हरियाणा एडीओ के रिगार्ड पहले ही प्रोवाइड करो, तो आप जाके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। सबसे पहले आप पढ़ते हैं कि एग्रीकल्चर इज ए लैटिन वर्ड। तो जितने भी कल्चर वाले वर्ड हैं उनको याद रखिए कि वो लैटिन वर्ड है। कल्चर में एल है तो लैटिन, इससे आपको हमेशा याद होगा। अलग अलग जैसे हॉर्टिकल्चर इज लैटिन, इनको रटिए मत, बिल्कुल ऐसे पढ़िए कि कल्चर वाले लैटिन वर्ड हैं। और जो लॉजी वाले हैं जैसे पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, वो वाले ग्रीक वर्ड हैं। इनका जो ओरिजिन है जिस प्लेस से है उसी हिसाब से, जैसे ग्रीक ने सबसे पहले इनको यूज किया तो इसको ग्रीक वर्ड बोल दिया। लेटिन अमेरिका में इनका ओरिजिन है, इसको लेटिन वर्ड की कैटेगरी में रखा है। इसका मतलब है एगर और एग्री मीनिंग सॉइल, और कल्चर का मतलब है कल्टीवेशन। सिंगल लाइन में अगर पूछे तो कल्टीवेशन ऑफ सॉइल। लेकिन क्या एक कंप्लीट डेफिनेशन है एग्रीकल्चर की? आंसर इज नो। एग्रीकल्चर की जो कंप्लीट डेफिनेशन आपको बतानी है, क्योंकि इंटरव्यू में एचडीयू के एग्जाम में एक स्टूडेंट से पूछा गया था कि एग्रीकल्चर की डेफिनेशन बताइए। उस पर अगर आप इस टाइप से यूज करोगे कि एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी, इट इंक्लूड ग्रोइंग द क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर एंड रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। ये आपके जो इस टाइप की डेफिनेशन आप बताओगे 12.5 नंबर में से वहाँ पे आपका जो इंप्रेशन है वो ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। वहाँ पे ये मत बोलिए कि कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, नो, इसमें हम रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक भी करते हैं, वेजिटेबल्स भी ग्रो करते हैं, फ्लावरिंग, फ्रूट, क्रॉप्स, एक टाइप से मिक्स्ड फार्मिंग में ये सारी की सारी चीज़ें यूज होती हैं। एग्रीकल्चर बेसिकली प्राइमरी कैटेगरी में है, प्राइमरी एक्टिविटी कैटेगरी। तो प्राइमरी एक्टिविटी क्या होता है? जैसे कोई भी चीज़ जो हम फर्स्ट फेज उसकी, अगर हम जैसे ब्रेड की हमने एक फैक्ट्री लगाई है, ब्रेड जहाँ पे प्रोसेस हो रही है, व्हीट जो प्रोसेस हो रहा है, आपकी सेकेंडरी में आएगा। लेकिन जो हमने ब्रेड बनाने के लिए जो व्हीट यूज़ किया है सॉइल में, जहाँ पे उसकी फर्स्ट फेज है वो प्राइमरी में आएगी। जैसे एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग आर गुड एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी। आपसे डायरेक्टली पूछा जाए कि एग्रीकल्चर इंक्लूड इन विच एक्टिविटी, कंप्लीट एग्रीकल्चर की बात करोगे तो प्राइमरी में आएगा। लेकिन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को अगर प्रोसेस कर रहे हो सेकेंडरी में जाएगा, उनको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो सर्विसेज में जाएगा। 3 कैटेगरी की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। क्लियर कट रूल है कि प्राइमरी में उनका जो फर्स्ट फेज है उनको हम ग्रो करेंगे, सेकेंडरी में उनको प्रोसेस करेंगे, और टर्सरी में उनको हम सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं उन प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह में। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील बेकिंग ये जनरल पॉइंट है, इसमें एग्रीकल्चर का ज़्यादा रोल नहीं है। लेकिन ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस ये टर्सरी या फिर सर्विसेज सेक्टर में इसको डाल सकते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग ये सब उसका एग्जांपल था सेकेंडरी का, हमने पहले देख लिया। इंडिया की जो 2/3 ऑफ पॉपुलेशन है वो स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। इफेक्ट आपको पता होना चाहिए। लेकिन फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट फॉर वाइटल एक्टिविटी, द लैंड ऑन विच द क्रॉप आर ग्रोन एज एरेबल लैंड। आप लोग अगर उसका एग्जाम देते हो AFO का, तो वहाँ पे जो क्वेश्चंस की थीम होती है वो यूपीएससी और एग्रीकल्चर को एनसीईआरटी की जो पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है।
कि कंप्लीट लाइन बहुत बड़ी दे दी, लास्ट में पूछ लिया व्हाट इज कॉल्ड अरेबल लैंड। सो अरेबल लैंड बेसिकली जहाँ पे हम फसल ग्रो कर सकते हैं, फर्टिलिटी अच्छी है, सो उस टाइप से हम इसको बोलेंगे। और बैरन लैंड जहाँ पे फर्टिलिटी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, जो खाली पड़ी है। सो ये आप मैप में देख सकते हैं, इंडिया में अगर राजस्थान का ये पोर्शन और पाकिस्तान का जो है और यहाँ पे इन दो को छोड़ दे तो इंडिया ऑलमोस्ट अरेबल लैंड है। जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे जो कल्चर हैं, जैसे एग्रीकल्चर में हम क्या करेंगे, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक, इसको हम दूसरा वर्ड बोलते हैं फार्मिंग। अगर इसमें सैरी प्लस कल्चर यूज करेंगे तो रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म, ये इसमें बेसिकली इंसेक्ट का यूज होता है। और सप्लीमेंट द इनकम ऑफ फार्मर, पीसी कल्चर में ब्रीडिंग ऑफ फिश या फिर फिश फार्मिंग से एसोसिएटेड जो कल्चर है उसको पीसी कल्चर बोलेंगे। विटीकल्चर में ग्रेप्स को यूज करेंगे। और हॉर्टिकल्चर ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर, फ्रूट्स एंड कॉमर्शियल यूज। फार्म सिस्टम, जैसे हम इंडिया में अगर विजिट करते हैं तो हरियाणा का जो फार्म सिस्टम वो अलग है। अगर हम बात करें राजस्थान का, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हरियाणा में आपको देखने को मिलेंगे वीट के खेत जितने भी हैं, राजस्थान में बाजरा के खेत, इस टाइप से। सो इसमें जो क्लासिफाई किया गया है कि किस किस टाइप के फार्म इंडिया में कौन कौन से हैं। उससे पहले जैसे कोई भी अगर एग्रीकल्चर की हमें एक्टिविटी करनी है तो सबसे पहले इनपुट हमें चाहिए, उसके बाद हम उसको प्रोसेस करेंगे और फिर आउटपुट निकल के आएगा। तो इनपुट की कैटेगरी में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मशीनरी इंक्लूड इन विच कैटेगरी, आइदर इट इज इनपुट और प्रोसेसिंग और आउटपुट। सो मशीनरी हमारा एक इनपुट है, जो फर्स्ट पेज में हमने कैपिटल लगाया है, एक टाइप से फिक्स कैपिटल है, तो उसको मशीनरी में डालेंगे, ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से है। लेकिन सीड जो हर बार यूज कर रहे हैं नया नया, तो वो भी हमारा इनपुट है। और केमिकल्स जो टाइम टू टाइम हमें डालनी पड़ती हैं, वो भी इनपुट की कैटेगरी में है। लेकिन हम प्लोइंग कर रहे हैं, सोइंग हम कर रहे हैं, सोइंग लगेगा इनपुट में, लेकिन सोइल जो सोइंग है वो प्रोसेसिंग की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि वहाँ पे हम उसकी फेज चेंज कर रहे हैं। आज हमने ग्रो किया तो 6 से 7 दिन बाद वो जर्मिनेट करेगा। तो इसको थोड़ा सा याद रखना कि सोइंग हम प्रोसेस कर रहे हैं, स्प्रेइंग है ये भी प्रोसेसिंग में आएगा। लास्ट में हमें क्रॉप मिली, तो ये हमारा आउटपुट है। तो ह्यूमन इनपुट कौन कौन से होते हैं, जैसे स्टोरेज हमने की, जो हमने खुद ने बनाई है, लेबर हमारा खुद का है, मशीनरी हमारी खुद की है, केमिकल्स। लेकिन जो हम फिजिकल इनपुट है जो हमें नेचर से मिला, जैसे सनशाइन, टेम्परेचर, सॉइल, स्लोप एंड रेनफॉल, ये फिजिकल इनपुट रहेंगे। सो आप देख पा रहे हैं कि ऑपरेशन इन्वॉल्व आर प्लोइंग, सोइंग, इरिगेशन, ये वाले जो हैं वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। आउटपुट में हमें जो उनके प्रोडक्ट मिलेंगे, सो प्रोडक्ट आर बेसिकली आउटपुट। अब एक फैक्ट था कि जो एक ऑर्गेनिक फार्मिंग है, सो क्या इसमें कंप्लीट अवॉइड होता है पेस्टिसाइड का? नो, इसमें नेचुरल पेस्टिसाइड को यूज करना है और केमिकल पेस्टिसाइड को अवॉइड करना है। कोई भी जेनरिक मॉडिफिकेशन हमें इसमें नहीं करनी, जो नेचुरल फॉर्म है उसी को हमें मेंटेन करना है। टू इंक्रीज, जो यील्ड इंक्रीज करने के लिए केमिकल फार्मिंग होती है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन होती है, वो इसमें हमें नहीं करना। टू सस्टेन और टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ आवर सॉइल। ये क्लास बेसिकली छोटी रहेगी, तो क्योंकि चैप्टर इसमें छोटा ही है। उसके बाद सॉइल का जो चैप्टर है और क्लाइमेट का वो बड़ा चैप्टर है, वो आधे से 1 घंटे तक जा सकता है। अब देखें जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग इंडिया में कौन कौन सी होती हैं। सो बेसिकली इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, सब्सिस्टेंस एंड कॉमर्शियल। सब्सिस्टेंस में आप अपनी फैमिली नीड को कंप्लीट करने के लिए ही उसको यूज कर रहे हो। जैसे दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू नीड्स द फुलफिल द नीड ऑफ फैमिली और फार्मर्स फैमिली, इस टाइप से। द लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इसमें यूज होती है। हाउस होल्ड लेबर आर यूज, घर के जो लेबर है वो इसमें काम करते हैं। टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट। तो अगर आपसे कंप्लीट इसकी यहाँ से एज इट इज लाइन उठा ली और आपसे पूछ लिया विच टाइप ऑफ फार्मिंग दिस इट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फैमिली की नीड को कंप्लीट करने के लिए ही एग्रीकल्चर की जाती है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इसको फर्दर डिवाइड किया गया है इंटेंसिव एंड प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस। इनसे जो इंटेंसिव है उसमें स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूज होगी और बेसिकली मोनोकल्चर, सिर्फ एक ही क्रॉप उसमें उगाएंगे। तो आपसे अगर इस टाइप से पूछे कि मोनोकल्चर मोर एसोसिएटेड या फिर एसोसिएटेड विद इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन 1 क्रॉप एनुअली। जैसे राइस जो है, अदर क्रॉप जैसे वीट, मेज, जो कंप्लीट एक सीजन में सिर्फ हम उसी क्रॉप को ले रहे हैं, उनको चेंज नहीं कर रहे। और जो इक्विपमेंट है वो हम जो ट्रेडिशनल फार्मिंग में यूज होते थे वही हम उसको यूज कर रहे हैं। तो इसमें मानसून रीजन सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है और प्रीवेलेंट इन थिकी पॉपुलेटेड एरिया।
इसको बेसिकली हम अपनी डेली जो नीड है उनको फुलफिल करने के लिए इंटेंसिव सब्सिस्टेंस को यूज़ करते हैं। और प्रिमिटिव को हम देखें तो प्रिमिटिव लग रहा है वर्डिंग से अलग, लेकिन इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो सब्सिस्टेंस था उसमें हम फिक्स लैंड अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं तो अगली साल भी यहीं पे, उससे अगली साल भी यहीं पे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए हम इसको शिफ्ट करें बार बार में। तो इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन है नोमैडिक हर्डिंग। जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस इन थिकली फॉरेस्टेड एरियाज अमेजोन बेसिन। उससे पहले जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में हम जो ट्रीज को बर्न कर देंगे, देन मिक्स विद द सॉइल एंड क्रॉप्स लाइक मेज, पोटैटो, कसावर, ये सब इसमें ग्रो की जाएंगी। और जैसे इसकी फर्टिलिटी खत्म होगी तो हम दूसरे फील्ड में चले जाएंगे। तो एक फैक्ट है जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि जूमिंग, ये वर्ड है शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। मिल्पा, सो मिल्पा किसके लिए है, ये भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन मैक्सिको, तो एम फॉर मिल्पा, एम फॉर मैक्सिको शिफ्टिंग कल्टीवेशन। रोक्का, रोक्का है ब्राजील में, और लदांग ये मलेशिया में है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल बेसिक हैं और स्टूडेंट हाथ पैर फूल जाएंगे अगर ऐसे एग्जाम में आ गए तो, कि ये कहीं भी नहीं थे। क्यों नहीं थे, हर जगह थे, लेकिन हमने नहीं पढ़ा तो हमारी गलती। फिर नोमैडिक में जैसे सेमी एरिड जो रीजन है, एरिड रीजन ऑफ सहारा, सो इस टाइप से जब हम एनिमल्स वगैरह को लेके जाते हैं कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे, क्योंकि जैसे मॉनसून टाइम में हम इनको उसी जगह पे रखेंगे और ड्राई फॉडर हम इनको डालेंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर ग्रासलैंड वगैरह हुई तो वहाँ पे हम इनको शिफ्ट करेंगे। सो इस टाइप से नोमैडिक आप देख सकते हो, इसमें कुछ 3-5 नहीं है। अब आता कॉमर्शियल फार्मिंग, यहाँ से क्वेश्चन आपके सबसे ज़्यादा बनेंगे। कॉमर्शियल फार्मिंग में हम क्या करेंगे, मैक्सिमम आउटपुट विद यूज ऑफ मिनिमम लैंड। इसको कॉमर्शियली हम शुगर केन, कॉटन क्रॉप, इस टाइप से, जिसमें कॉमर्शियल सिर्फ और सिर्फ कैश के लिए इसको यूज़ किया जाता है, खुद के कंज्यूम के लिए इसको बहुत कम यूज़ किया जाता है। कॉमर्शियल क्रॉप ग्रोन एनिमल आर रियर्ड फॉर सेल इन द मार्केट। जो एरिया है कल्टीवेटेड एंड अमाउंट ऑफ कैपिटल, ये ज़्यादा अमाउंट पे होता है। मोस्ट ऑफ द वर्क डन बाय मशीन्स, सो कॉमर्शियल में आपको पता है मशीन से ज़्यादा यूज होता है। कॉमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में अगर हम देखेंगे तो व्हीट एंड मेज लार्ज स्केल पे हम अगर उगाएंगे तो कॉमर्शियल में चला जाएगा। अगर स्मॉल प्लॉट के लिए कर रहे हैं तो इंटेंसिव की कैटेगरी में उसको रख देंगे, सॉरी सब्सिस्टेंस। मेजर एरिया ऑफ कॉमर्शियल ग्रोन फार्मिंग आर प्रैक्टिस इन टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। दी रीजन स्पार्सली पॉपुलेटेड विद लार्ज फार्म्स स्प्रेडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ एकड़ या फिर हेक्टेयर। सीवियर विंटर रेस्ट्रिक्टेड द ग्रोइंग सीजन, ओनली ए सिंगल क्रॉप्स कैन बी ग्रोन। मिक्स फार्मिंग में हम एक साथ लाइव स्टॉक को भी करेंगे, क्रॉप को रियर करेंगे, फॉडर वगैरह के लिए भी, और ये प्रैक्टिस की जाती है अर्जेंटीना, यूरोप, यूएसए, इस टाइप से। प्लांटेशन क्रॉप जो होती हैं उसमें बेसिकली कॉमर्शियल फार्मिंग के अंदर ही आती हैं। सबसे पहले प्लांटेशन आर कॉमर्शियल क्रॉप। सिंगल क्रॉप जैसे टी, कॉफी, शुगर केन, कैस्यू, रबड़, बनाना, कॉटन आर ग्रोन। ये सारी की सारी जो क्रॉप्स हैं वो कॉमर्शियल में जाएंगी। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। इसको जो हैंडल करने के लिए जितनी भी इसकी एक्टिविटी है उसको लेबर इंटेंसिव है ये। द प्रोड्यूस मे बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और नियर बाई फैक्ट्री। द डेवलपमेंट ऑफ ए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग। क्योंकि हम इसको कंज्यूम नहीं करें, हम इसको ट्रांसपोर्ट और बेसिकली कैश पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं। जैसे रबड़ इन मलेशिया, कॉफी इन ब्राजील एंड टी इन इंडिया। सो मेन प्लांटेशन क्रॉप ऑफ टी जो इंडिया के अगर पूछे तो वो टी रहेगी, इट नॉट कॉफी एंड अदर। श्रीलंका आर सम एग्जाम्पल। मेजर क्रॉप्स, ये जो हमारी पॉपुलेशन है उसकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए इनको उगाएंगे। ये बेसिकली एक टाइप से हम ग्रेन्स की कैटेगरी में इनको रख सकते हैं। एग्रोबेस इंडस्ट्री के लिए जैसे व्हीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स। जूट एंड कॉटन आर फाइबर क्रॉप्स। इंपॉर्टेंट जो बेवरेज क्रॉप है उसमें टी एंड कॉफ़ी, ये बिल्कुल सिंपल बात है। राइस की अगर हम बात करें, ये मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड है और इंडिया की भी मेजर फूड क्रॉप राइस ही है। स्टेपल डाइट इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। राइस नीड्स हाई टेम्परेचर। यहाँ से क्वेश्चन आपको फ्रेम होंगे, देखें कि राइस नीड्स, यहाँ पे राइस नहीं लिखा होगा कि विच क्रॉप नीड्स हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। जो किसके कंटेक्स्ट में है, राइस के कंटेक्स्ट में।
इट ग्रोज बेस्ट इन एल्यूवियल क्ले सॉइल विच कैन रिटेन वाटर। तो यहाँ से आपकी जो सॉइल की टाइप की क्वेश्चन है, एल्यूवियल क्ले सॉइल इज बेस्ट सॉइल फॉर राइस कल्टीवेशन। चाइना सबसे आगे है, फॉलोड बाय इंडिया, जापान एंड श्रीलंका। और इंडिया में अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल एंड जो बांग्लादेश है हमारा पड़ोसी देश, वहाँ पे 2 से 3 क्रॉप एक साल में ली जाती है। वीट की अगर हम बात करें तो वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। और वीट कौन सा है, लॉन्ग डे है या शॉर्ट डे, ये कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। ये ग्रो किया जाता है यूएसए में, कनाडा में, अर्जेंटीना, रशिया एंड यूक्रेन। और इंडिया कंटेक्स्ट में बेसिकली विंटर में ही होता है। मिलेट्स, इसको कोर्स ग्रेन भी बोलते हैं। लेस फर्टाइल सॉइल पे इनको ग्रो किया जाता है एंड सैंडी सॉइल्स पे। इट इज हार्डी क्रॉप्स इनको बोला जाता है। लो रेनफॉल एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी आर ग्रोन इन इंडिया। अदर कंट्रीज नाइजर, चाइना एंड नाइजीरिया। मेज रिक्वायर, अब मेज के बारे में अगर कुछ देखें तो मॉडरेट टेम्परेचर होता है, लॉट्स ऑफ सनशाइन, वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल। नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, चाइना, रशिया एंड कनाडा, यहाँ पे इनको ग्रो किया जाता है। कॉटन, ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आया था और एक स्टेट पीसीएस में भी। जैसे विच क्रॉप रिक्वायर हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 डेज, यहाँ पे एग्जैक्ट डेज पूछ लिए और फ्रॉस्ट फ्री सनशाइन, पूरी की पूरी स्टेटमेंट दी थी। और ये पूछ लिया कौन सी क्रॉप के कंटेक्स्ट में है। सो वहाँ पे यार आप शुगर कैन भी कर सकते हो कि यार 6 मंथ लगते हैं, अर्धसाली प्लांटिंग है, इस टाइप से नहीं। हमको बिल्कुल चीज़ें अगर एक बार पढ़ ली एनसीईआरटी से तो आपके क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होंगे इस टाइप के। ब्लैक सॉइल इज बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन एंड एल्यूवियल सॉइल। यूएसए, चाइना, रशिया, ब्राजील, इस जगह पे हम इसको ग्रो करते हैं। इजिप्ट लीडर प्रोड्यूसर, ठीक है। अब देखिए एक फैक्ट है कॉफ़ी प्लांट के बारे में। तो डिस्कवरी ऑफ कॉफ़ी अबाउट 850 AD में इसको कल्दी एंड अरब गोट हर्डर, इसने इसको सबसे पहले इसकी जो गोट वगैरह थी उन्होंने खा लिया था, उस हिसाब से उन्होंने किया था। तो आपको याद रखना, जैसे एफओ के एग्जाम में पूछा गया था पोमग्रेनेट का ओरिजिन कब से है, तो कॉफ़ी का आपको याद रखना है। जूट को गोल्डन फाइबर बोला जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है। और इंडिया में जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो वेस्ट बंगाल है। इसके लिए हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ये रिक्वायरमेंट है। हाई टेम्परेचर ऑल्सो, एल्यूवियल सॉइल में भी इसको ग्रो किया जाता है। कॉफ़ी के लिए हिली स्लोपी एरिया में इसको मोर सुटेबल है। और ब्राजील इज द लीडिंग प्रोड्यूसर, फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया। टी इज द मेन बेवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन द प्लांटेशन। द क्रॉप रिक्वायर कूल क्लाइमेट, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। टेंडर लीव्स, इनको जो ग्रोथ होती है। वेल ड्रेन लोमी सॉइल, इसके लिए यूज में ली जाती है लोमी सॉइल। एंड जेंटल स्लोप्स बनाए जाते हैं टू रिटेन द वाटर एंड टू सेव द क्रॉप फ्रॉम वाटर इरोजन। लेबर इज रिक्वायर इन लार्ज अमाउंट, केनिया, इंडिया, चाइना, इस टाइप से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ पॉपुलेशन, ये हाई यील्डिंग वेराइटी से हम इसको कर सकते हैं। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से इसको अचीव कर सकते हैं। और फूड सिक्योरिटी को फुलफिल करने के लिए हमें अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। और एक बाद में एक एग्जांपल था कि फार्म इन इंडिया, इंडिया की जो एवरेज लैंड होल्डिंग है वो बिलो 1 हेक्टेयर है। और एक एग्जांपल था रशिया के बारे में, सॉरी रशिया नहीं, यूएसए के बारे में। ये बेसिकली छोटा चैप्टर था, इसमें जो लास्ट में हम डिस्कस करें क्या इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एडीओ के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो कॉफ़ी का जो ओरिजिन है वो कब से है, एक सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है, इंटेंसिव फार्मिंग क्या है, कॉमर्शियल फार्मिंग के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, और जो क्रॉप के लिए कितना क्लाइमेट और कौन कौन सा टेम्परेचर रेंज है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट चैप्टर में हम ट्राई करेंगे सॉइल पढ़ने के लिए, क्योंकि एडीओ का एग्जाम जो है उसमें सिलेबस हमें आज जो पता चला था एक सोर्स से कि इट विल बी मोर टिल्टेड टू हरियाणा, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम है। और उसमें जो आपको एक बार ओवरव्यू अगर मैं देना चाहूँ तो 21 क्वेश्चन आते हैं एग्रोनॉमी से,
8 क्वेश्चन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से और अलग अलग कैटेगरी है, ये आई थिंक मैंने शुरू में आपको डिस्कस कर दिया था। सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सॉइल साइंस, जो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, ये बेसिकली 8 क्लास का था तो ज़्यादा बड़ा इसमें कुछ था भी नहीं। और बाकी हम ट्राई करेंगे जितने भी चैप्टर हैं उसको सिर्फ एक बुक में इसको कंपाइल कर लिया जाए, सारे के सारे जो चैप्टर हैं, और उसको हम एक दिन एक साथ करेंगे। एक दिन क्लाइमेट का चैप्टर भी करेंगे। तो स्टूडेंट जो फर्स्ट ऑफ ऑल सोच रहे थे कि डेमो क्लास, सो आप देख सकते हैं जो हमारा बैच होगा इसमें मैं आपको कुछ नहीं पढ़ा सकता अलग से यार। जो चीज़ें दी हुई हैं, एक तो आपको रीडिंग खुद से करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी। चाहे मैं कितने भी नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगा, उनको आप डेली बेसिस पे रिवीजन करोगे और सेल्फ स्टडी करोगे। वीडियो आप रिवीजन के तौर पे 2x स्पीड पे भी देख सकते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी एक बार ज़रूर करनी पड़ेगी बुक्स की। खुद से आप जब तक बुक नहीं पढ़ोगे सो काम नहीं चलने वाला तब तक। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और इसी तरह बाइलिंगुअली हमारा पूरा कोर्स रहेगा। तो जो स्टूडेंट ये पूछ रहे थे क्या इंग्लिश में रहेगा या फिर सिर्फ हिंदी में, सो बाइलिंगुअली हम रखने की कोशिश करेंगे। और एग्रीकल्चर की जो जैसे SR रेड्डी की अगर बुक होती तो मैं वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से पढ़ा सकता था, लेकिन ये NCERT थी तो इसी हिसाब से इसमें जो लिखा हुआ था वो पढ़ के सुनाना ज़्यादा ज़रूरी था। सो ट्राई कीजिए, जितने भी बेसिक सोर्सेज हैं एग्रीकल्चर के फर्स्ट ऑफ ऑल उनको कंप्लीट कीजिए। उसके बाद जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं उनको पढ़िए। जो फैक्ट हैं, फैक्ट तो आप 1 महीने में भी कवर कर सकते हैं। 1 मंथ इज सफिशिएंट फॉर एग्रीकल्चर फैक्ट, चाहे वो ICAR इंस्टीट्यूट हो या फिर कुछ भी। और हरियाणा जी के, इंडिया जी के ये सब नहीं पूछा जाएगा, पूछा भी जाएगा तो डोंट वरी, हम आपके लिए यहीं पे हैं। आपको हरियाणा जी के, इंडिया जी के बहुत अच्छे से करवा दिया जाएगा, एग्रीकल्चर से भी ज़्यादा अच्छे से। तो इस वीडियो कमेंट सेक्शन में आप अपने सजेशन दे सकते हैं। ये मत सोचें कि ये हमने किस तरह से आपको पढ़ाया, ये सिर्फ और सिर्फ NCERT के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया गया था। सो डोंट वरी, बैच में बहुत अच्छा रहेगा। और जिस दिन हमारी जो डेमो क्लास होगी 4th नंबर की, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर की, सो उसमें आप देख सकते हैं। और अगर मैं चाहता इस पर तो हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर भी बता सकता था, न्यूलिथिक साइट है, ये सब है नहीं। हम आपको टू द पॉइंट रखेंगे क्योंकि ये चीज़ें मैं ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो में बता चुका हूँ। सो बहुत अच्छे से हम सिर्फ और सिर्फ बैच में ही पढ़ा सकते हैं। मेरे पास भी टाइम की रेस्ट्रिक्शन है, और जो स्टूडेंट पे करेंगे उनको यार एफर्ट हमारी तरफ से भी लगेंगे, उनको भी अपनी तरफ से एफर्ट लगाने पड़ेंगे। सो एक म्यूचुअलिज्म हम लेके चलेंगे। हम ट्राई करेंगे बैच में ऑलमोस्ट चीज़ें एग्रीकल्चर की कवर करने की। हैंडबुक जो तैयार की जाती है वो सारे के सारे बेसिक सोर्सेज आपकी जितने भी अलग अलग इंस्टीट्यूट की हैं, अलग अलग स्टेट की जो वेबसाइट होती हैं उनके हिसाब से उनको तैयार किया जाता है। सो हैंडबुक से हमारा ऑलमोस्ट पोर्शन हरियाणा एडीओ के लिए कंप्लीट कर लिया जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन जरूर दीजिए। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।